हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्व कुमार है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ। ओके, तो हमारा पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट तो हमारा सेट्स था, हमने क्या कर दिया था, कंप्लीट हो चुका था। हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, हमारा पहला चैप्टर नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तब आपको नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है, वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। आज से हमारा स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर सेम इसी नेम के साथ 12th में भी आपको मिलेगा। ठीक है, 12th में भी मिलेगा, और ये 11th में इस चैप्टर का क्या बेसिक है, इस चैप्टर का क्या है, सिर्फ बेसिक है, बहुत बेसिक है। ठीक है, एकदम शुरुआत है, शुरुआत से रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आपको इस चैप्टर इस 11th क्लास में मिलने को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसी का थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा सा और आगे बढ़ के फिर 12th में आपको सेम यही चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 11th में अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आपको 12th में भी क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है, परेशानी होगी। ठीक, तो इसको इसलिए रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th के लिए तो है ही है, और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, आगे चल के कुछ चैप्टर्स में काम भी आएगा ये फंक्शंस तो और भी बहुत काम आता है। ठीक है, फंक्शंस तो है बहुत काम आता है आगे चल के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन में जो हमें बहुत ज़रूरी चीज़ जो चाहिए वो क्या चाहिए, सेट के बारे में आपको अच्छी खासी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, पिछले चैप्टर में जितना भी हमने सेट्स के बारे में पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से अगर आता होगा तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अगर आपने सेट को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब रिलेशन एंड फंक्शन इस चैप्टर में हमारी तीन एक्सरसाइज है। ठीक है, 2.1, 2.2 और 2.3, और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 2.1, ठीक है, में हमें क्या पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में 2.2 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है रिलेशंस के बारे में। ठीक है, रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, फिर 2.3 थर्ड एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला जो टॉपिक होगा, ठीक है, सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन को जानने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में, यानी कि पिछले चैप्टर में सेट्स चैप्टर में, ठीक है, हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़े थे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने फिर पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। ये तीन तरीके के हमने ऑपरेशंस पढ़े थे दो सेट्स के बीच में जो है इतने सारे के ऑपरेशन पढ़े थे। ठीक है, ऑपरेशंस पढ़े थे। अब वैसे ही एक ऑपरेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब दो सेट्स को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, उनको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको एक चीज और कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको भी क्या भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने एक सेट ले लिया, a = 1,2, एक ए सेट ले लिया 1,2। ठीक है, और एक बी सेट ले लिया a, b, c, a, b, c। ठीक है, तो दो सेट है, एक तो a हो गया, एक तो b। इन दोनों का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे करना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको लिखेंगे a क्रॉस b। इसको मल्टीप्लाई मत पढ़ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं, इसको पढ़ेंगे क्रॉस। इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस। तो इसको लिखेंगे a क्रॉस b। ठीक है, ये क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। क्या बनेगा, सेट। जैसे कि हमारा होता था ना a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b। ठीक है, उसी तरीके से कुछ चाहिए, a क्रॉस b है, a क्रॉस b एक सेट बनेगा हमारे पास। अभी सेट में क्या कैसे एलिमेंट आएंगे, जैसे कि यूनियन में क्या होता था, दोनों के एलिमेंट मिक्स हो जाते थे, दोनों के एलिमेंट एक साथ आ जाते थे। ठीक है, आ जाते थे। अब और इंटरसेक्शन में क्या होता था कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आते थे। ठीक है, अब लेकिन a क्रॉस b में क्या आएगा, दोनों के एलिमेंट जो आएंगे वो पेयर के रूप में आएंगे, दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, एक इसका एलिमेंट, दोनों क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। और टोटल पेयर्स कितने बन सकते हैं, सारे वो आ जाएंगे, सारे जितने भी पेयर इसके बन सकते हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे 1, a
एक तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा 1 और a का, एक एलिमेंट इसका होना चाहिए, एक एलिमेंट इसका होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट एक जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा दूसरे वाले सेट से आएगा, ठीक है। इसका ध्यान दे, एक 1 के साथ a का पेयर बन गया, 1 के साथ b का पेयर बन सकता है, 1 के साथ c के, ठीक है। तो 1 के साथ मैंने तीनों का पेयर बना दिया। अब इसी तरीके से 2 के साथ बनाएंगे, 2 के साथ a का पेयर, ठीक है, और 2 के साथ b का पेयर, और 2 के साथ c का पेयर, 2 के साथ c का पेयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, a क्रॉस b का सेट, a क्रॉस b का सेट, ठीक है। टोटल ये सारे क्या है, एलिमेंट होंगे। ये क्या होंगे, इसके एलिमेंट। ये पूरा एक एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 एलिमेंट इसमें बन गए, 6 एलिमेंट बन गए, ठीक है। कितने एलिमेंट बने, 6 एलिमेंट बने। और ये जो इनको लिखा है हमने ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इनको कहा जाता है, इन सेट्स को कहा जाता है ऑर्डर पेयर। ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, ब्रैकेट में जैसे ये 1, a लिखा हुआ है, ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि a क्रॉस b आखिर क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो सेट का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का अगर क्रॉस करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो यानी कि कैसे एलिमेंट आएंगे, दोनों के पेयर बन के आ जाएंगे, दोनों सेट के क्या आ जाएंगे, पेयर। जितने भी पेयर बन सकते हैं दोनों के एलिमेंट, इन दोनों के एलिमेंट में जितने भी पेयर बन सकते हैं वो पेयर क्या आ जाएंगे, उसके सेट में आ जाएंगे, उसके सेट में आ जाएंगे, ठीक है। वो सर उन सारे पेयर्स का जो सेट बनेगा उसी को कहते हैं हम क्या, ए क्रॉस बी, उसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। इसी में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे करना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिएगा, इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में सपोज मेरे पास p क्रॉस q, ठीक है, दो सेट है मेरे पास p और q, दो सेट है मेरे पास, एक तो p है एक तो q है, ठीक है, p है और q है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q, यानी कि p में कौन सा एलिमेंट है, x एलिमेंट है, कैसे एलिमेंट है, x एलिमेंट है, और y q में कैसे एलिमेंट है, y एलिमेंट है, कैसे y एलिमेंट है, ठीक है। तो p क्रॉस q, तो p क्रॉस q में कैसे एलिमेंट आएंगे, इन दोनों के पेयर, इन दोनों का क्या आएगा, पेयर, यानी कि x, y, x, y। इसको ध्यान दीजिएगा, पहला एलिमेंट जो आएगा पहले सेट से आएगा, यानी कि p में कैसे एलिमेंट है, x है, और q में कैसे एलिमेंट है, y, तो दूसरा एलिमेंट q से आएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, x, y सच दैट x, y, इस यानी इस क्रॉस वाले, इस जो p क्रॉस q है, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, दोनों के पेयर आएंगे। और पेयर में इसका मतलब है x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, p में। ये जो पहला एलिमेंट है कहाँ होना चाहिए, p सेट का होना चाहिए। और जो दूसरा एलिमेंट है y, ये कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, q का। पहला जो एलिमेंट है, ये x एलिमेंट है, इसको ये कहाँ का होना चाहिए, p का होना चाहिए। और ये दूसरा एलिमेंट है y, ये कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरे वाला सेट जो है उसका एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन के रूप में हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी p क्रॉस q किसके बराबर होता है, x, y, पेयर के रूप में होता है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कहाँ से होगा, दूसरे सेट से। यानी x, ये जो x होगा ये कहाँ का एलिमेंट होगा, इस p का एलिमेंट होगा, और ये जो y होगा y कहाँ का एलिमेंट होगा, q का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब कुछ नोट कीजिएगा, ठीक है, जिस तरीके हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, उसके लिए हमें और चीज, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और p क्रॉस q डज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। p क्रॉस q जो है q क्रॉस p के बराबर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि फिर q क्रॉस p करेंगे, अगर q क्रॉस p हमें निकालना है तो इसमें ऑर्डर पे क्या बन जाएगा, y, x। क्या बन जाएगा, y, x, क्योंकि y के एलिमेंट पहले आएंगे। अगर क्योंकि पहला सेट कौन सा है, q है, तो y पहले आ जाएगा और फिर x बाद में आ जाएगा। तो x, y और x, y और y, x बराबर नहीं होते, ठीक है। तो दोनों के एलिमेंट अलग अलग आ जाएंगे, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, p क्रॉस q और q क्रॉस p बराबर नहीं होते, ठीक है, बराबर नहीं होते, ठीक है। एक तो इतना चीज याद रखिए। अब नोट हम लिखेंगे, नोट कुछ हमें चीजें नोट करनी है, कुछ चीजें नोट करनी है। पहली चीज तो नोट करनी है, इसमें लिखिएगा इफ टू ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं, इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, अगर दो ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल हैं, तो their corresponding elements are equal।
देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह मैं बता रहा हूँ, दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, एक्स वाई बराबर है इसके ए बी के, ये दो ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। तो ये कह रहा है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एक्स जो है वो ए के बराबर होगा, ये जो एक्स है ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और ये वाई जो है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर। वाई जो है किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, पहला पॉइंट है, ठीक है। यानी कि अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी एक्स जो है ए के बराबर होगा, ये पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर लें तो इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है। अगर हमें ऐसा दिया हो x प्लस 1 y प्लस 1 इज इक्वल टू 2,3, ठीक है, 2,3, ये दो ऑर्डर पेयर क्या है, बराबर है, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। यानी कि x प्लस 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 उधर गया, 2 - 1 इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। और दूसरा ऑर्डर पेयर भी बराबर होगा इसके 3 के, यानी कि y प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 3। तो y अगर प्लस 1 उधर गया तो कितना आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो x और y की वैल्यू, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी काम आता है कि ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, अगर बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसको इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। सब आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, ओके, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट नोट में ही, पहला पॉइंट लिखा ऑर्डर पेयर वाला, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है, हमने मान लिया सपोज हमारे पास दो सेट है, एक तो ए और बी, दो सेट है हमारे पास ए और बी, ठीक है। इनका हमने क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इस ए सेट में एलिमेंट कितने हैं, पी है। इस ए सेट में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, पी है। पी मैंने पी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ये जो बी सेट में एलिमेंट है वो कितने, क्यू है, ठीक है। इस बी सेट में एलिमेंट है वो कितने, क्यू हैं। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में उस सेट में, ए क्रॉस बी के जो सेट में एलिमेंट कितने होंगे, पी इंटू क्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने क्या होंगे इसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था 1,2, अगर मैं ए को मान लूँ कितना 1,2 और बी को मान लूँ कितना ए बी सी, अभी हमने देखा था ना एग्जाम्पल, ठीक है। इसको 1,2 मान लिया, इसको ए बी सी मान लिया, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस बी निकालें तो ये कितना आ जाएगा, एक तो पेयर बन जाएगा 1,A 1,B, ठीक है, 1,C, ठीक है, 1,C, ठीक है। तो 1 के साथ सारे पेयर बन गए। अब 2 के साथ बनाते हैं 2,A 2,B 2,C, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट इसमें बन जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब ये देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट है, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, कितना होना चाहिए, 2 × 3, इन दोनों का मल्टीपल 2 3 6। तो यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कितने बने, 6 ही बने, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें ए के नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने नोट किया होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अगर ए और बी, ठीक है, हमारे पास दो सेट है ए और बी, उनमें से कोई एक सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट है। कैसा है, इनफाइनाइट, यानी कि खत्म ही नहीं होता। तो फिर अगर उन दोनों सेट का हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यानी कि अगर ए और बी जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनमें से कोई एक सेट, कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट सेट है, यानी कि कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो फिर अगर उनका जो प्रोडक्ट जो सेट आएगा, ठीक है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, वो भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सपोज 3 सेट है हमारे पास, 3 सेट है, और 3 सेट का
क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है। 3 सेट का क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे? A, B, C। 3 एलिमेंट आएंगे, 3 का पेयर बनेगा। क्या बनेगा? 3 का पेयर बनेगा सच दैट जिसमें से पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले सेट का होगा, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, और तीसरा एलिमेंट जो होगा वो तीसरे सेट का होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरे सेट का होगा। और इसको हम कहते हैं कि जब अगर दो चीज का, ठीक है, 2 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। अभी मैंने बताया ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, और अगर 3 एलिमेंट है तो इसको कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ये पेयर नहीं, क्या बन जाएगा? ऑर्डर ट्रिपलेट बन जाएगा। इसको कहेंगे क्या? ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है, इसको इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आखिरी जो नोट है इसमें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आखिरी नोट लिखिएगा, 4th नोट। ठीक है, आखिरी जो नोट है इसमें ये लिखिएगा। इसमें 2 आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है, A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, A क्रॉस B यूनियन C, और दूसरा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A क्रॉस B यूनियन C और A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये किसके बराबर होता है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने पहले पढ़ा था ना, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, कुछ ऐसा ही है। A क्रॉस B यूनियन C है तो A क्रॉस B हो जाएगा, A क्रॉस B। ठीक है, यूनियन A क्रॉस C, यानी कि जो A है B के साथ भी क्रॉस हो जाएगा, A है C के साथ भी क्रॉस हो जाएगा, और बीच में यूनियन आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा? सॉरी, यूनियन नहीं, बीच में क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इंटरसेक्शन होगा तो बीच में क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही, A क्रॉस B, और बीच में इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा, और A क्रॉस C। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी 2 चीजें आपको याद रखनी है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ की है हमने। ठीक है, नहीं, ये इसको ध्यान रखिएगा, इसको जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर यूनियन है तो यूनियन रहेगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ही रहेगा। ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, वो दूसरा है, वो कुछ मैं किसी और की बात कर रहा था। ठीक है, यूनियन है तो यूनियन रहेगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, सीधे एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में हमें सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में ही बात करना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में ही बात करना है। रिलेशन के बारे में हम सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, 6.2.1 एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। ये कह रहा है इफ 2 ऑर्डर पेयर अगर बराबर हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, 2 ऑर्डर पेयर हैं, x/3 + 1, y-2/3, ठीक है, ये इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 5/3, 1/3, 5/3, 1/3। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने बताया था, अगर 2 ऑर्डर पेयर अगर बराबर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, यानी इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, यानी x/3 + 1 किसके बराबर होगा? 5/3। इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा ये आ जाएगा x+3। कितना आ जाएगा? x+3। ऊपर कितना आ जाएगा? x+3, 5/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x+3 = 5। तो x आ गया 5 - 3, तो x आ गया 2। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन आपको आती होगी। इतनी कैलकुलेशन तो मैं ठीक है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आती होगी। ठीक है, क्लास 11th में के बच्चे हैं, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी कि इनको भी मैं डिटेल में अब समझा नहीं सकता। ठीक है, दूसरा ऑर्डर पेयर भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अच्छे से दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे 1/3। ठीक है, 1/3, फिर से इसके नीचे मैंने 1 मान लिया। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3y - 2। ऊपर कितना आ जाएगा? 3y - 2 आ जाएगा 1/3। इस 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3y - 2 = 1। 3y - 2 = 1, और 2 को उठा के उस तरफ भेजा, यहाँ पर 3 है, 3y, तो 2 + 1 हो जाएगा, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। तो y = 3/3, ये आ गया y = 1।
तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेट A has 3 elements and the set B has 3 4 5 find the number of elements in A and B, ठीक है। दो सेट है हमारे पास, दो सेट दिए हैं, एक तो A दिया हुआ है, एक तो B दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कह रहा है 3 है, ठीक है, यानी कि कह रहा है सेट A हैज 3 एलिमेंट, सेट A में 3 एलिमेंट है। अब सेट A मुझे क्या है वो पता नहीं, सेट A क्या है वो मुझे पता नहीं, ठीक। उसने क्या लिखा है, खाली सेट A में कितने एलिमेंट है, 3 है। अब वो 3 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बस मुझे एलिमेंट चाहिए, वो मिल गया मुझे। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है, 3 है। और B, एक B दूसरा सेट दिखा है, वो B हमें सेट पूरा दिया हुआ है, पूरा सेट हमें दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3 4 5। दूसरा सेट कितना है, 3 4 5। तो यहाँ पर भी मैं एन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने एलिमेंट है, अब मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कितने लिख दिए, 3 लिख दिए। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मुझे पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मुझे पता है। अब ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो अभी मैंने बताया था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होता है, जितने ए में एलिमेंट होंगे, जितने बी में एलिमेंट होंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 3 इज कितना, 9। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, G एंड H, इफ G एंड H, दो सेट हमें दे रखा है, एक तो G दे रखा है, एक तो H दे रखा है, ठीक है। G दे रखा है और H दे रखा है। G हमें दे रखा है 7,8 और ये दे रखा है 5,4,2 5,4,2। तो फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। पहले हमें G क्रॉस H फाइंड करना है, ठीक है, फिर H क्रॉस G फाइंड करना है। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो G क्रॉस H यानी कि हमें क्या बनाने पड़े, पेयर बनाने, जिसमें पहला एलिमेंट G का होगा, दूसरा एलिमेंट H का होगा, पहला एलिमेंट G का, दूसरा H का, ठीक है। तो पहले पेयर बनाते हैं। तो 7, पहले 7 के साथ सारे पेयर बनाएंगे, फिर 8 के साथ सारे पेयर बनाएंगे। 7 के साथ 5 का पेयर 7,5 हो जाएगा, 7 के साथ 4 का पेयर, 7 के साथ 2 का पेयर, ठीक है। तो 7 के साथ सबका पेयर बन गया। अब बात करते हैं 8 की। तो 8 के साथ पहले 5 का पेयर, 8 के साथ 4 का पेयर, 8 के साथ 2 का पेयर, 8 के साथ 2 का पेयर। तो ये बन गया हमारा पहला सेट, ठीक है। इसमें देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो 2 × 3 6। तो G क्रॉस H में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 6 एलिमेंट। तो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 6 एलिमेंट बन गए। इससे ज्यादा एलिमेंट इसमें होंगे नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं H क्रॉस G की। इसमें H क्रॉस G यानी कि H वाला जो एलिमेंट है, H सेट के एलिमेंट ये पहले आएंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट किसका होगा, H का होगा, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, G का होगा। क्योंकि H क्रॉस G है ना, तो पहला एलिमेंट H का होगा, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, G का होगा। यानी कि पहले इसका एलिमेंट लिखेंगे, फिर इसका पेयर बनाएंगे उसके साथ। तो 5 का पेयर बनाते हैं पहले इन दोनों के साथ। तो ये आ जाएगा 5,7, ठीक है, 5,8, ठीक है। अब 4 का पेयर बनाता है 4,7 और 4,8, ठीक है। अब 2 का पेयर बनाता है 2,7 और 2,8, ठीक है। तो ये बन गया हमारा H क्रॉस G। तो आप इन दोनों सेट से देख सकते हैं कि दोनों सेट जो है बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स बिल्कुल सारे के सारे एलिमेंट क्या है, सब अलग है। कोई भी एक भी एलिमेंट क्या है, सेम नहीं, ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 8 4 दिख रहा है, 8,4 दिख रहा है, और यहाँ के दिख रहा है 4,8। तो 8,4 और 4,8 बराबर नहीं होता है, ठीक। मैंने अभी बताया था ना, ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं बराबर होते हैं। तो 8 बराबर 4 तो थोड़ी होता है, और 4 बराबर 8 थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होंगे, भले ये क्या और ठीक उसके उल्टे आए हैं, ठीक उसके क्या और अपोजिट आए हैं, ठीक उसके अपोजिट। तो ये दोनों चीज़ क्या होती है, बराबर नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। इसको भी कर ही लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली,
ठीक है। ये कह रहा है हमें क्या पता नहीं, कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं, हमें पता नहीं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर फॉल्स हैं तो हमें उसको सही से लिख देना, उसको सही, उसका सही बना देना, ठीक है, उसको सही बनाना, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़िएगा। पहला पार्ट क्या कह रहा है, इफ P इज इक्वल्स टू M, N, एक P है M, N, P इज इक्वल्स टू M, N, और Q कह रहा है N, N, Q कह रहा है N, M, दो सेट में देखिए, एक P है M, N है, और दूसरा Q है N, M, ठीक है। देन P क्रॉस Q, तो ये कह रहा है P क्रॉस Q कितना होगा, तो P क्रॉस Q इसने दे रखा है M, N और N, M, ठीक है। तो P क्रॉस Q में इतना होगा कह रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कितना है, गलत है, क्योंकि P में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, Q में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 × 2 4 होने चाहिए, 4 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन इसने कितने दिखाए हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट दिखाए। तो ये तो सीधे सीधे क्या है, फॉल्स है, क्या है, सीधे सीधे फॉल्स है, गलत है, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। और इसको अगर सही बनाए, इसको अगर सही बनाए तो ये सही एलिमेंट क्या होगा इसका, ठीक है। अगर इसको सही बनाए तो P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q होगा कितना, तो P क्रॉस Q बनाते हैं तो पहले P का एलिमेंट कौन है, M को M का पेयर बनाएंगे N के साथ, M का पेयर बनाएंगे M के साथ ही, समझ रहे, और N का पेयर बनेगा N के साथ, N का पेयर बनेगा M के साथ, ये बने हमारे 4 एलिमेंट, ठीक है। तो ये आएगा हमारा P क्रॉस Q, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसको करेक्ट करना था हमें, इसको क्या करना था, करेक्ट करना था, ठीक है। तो पहला पार्ट ये हो गया, पहला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, उसको हमने करेक्ट भी कर लिया, ठीक है। इसका सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पढ़िएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, ठीक है। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें। तो क्या कह रहा है, ए और बी कैसे नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ए और बी कैसे नॉन एम्प्टी, यानी कि ए बराबर एम्प्टी सेट नहीं है और बी बराबर एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी है, यानी कि कम से कम दोनों में एक एलिमेंट तो होगा ही, एक एलिमेंट तो होगा ही होगा दोनों में, ठीक है। अब ये कह रहा है ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसा, ए क्रॉस बी, क्योंकि दोनों में एक एक एलिमेंट तो है कम से कम, तो ए क्रॉस बी में भी कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा, ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y, हाँ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे, ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे, X, Y ऑर्डर पेयर रूप में, ठीक है। जहाँ पर X जो होगा वो कहाँ होगा, A में होगा, Y कहाँ होगा, B में होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। X कहाँ बिलोंग करेगा, A, ये जो पहला एलिमेंट होगा पहले सेट में होगा, और दूसरा एलिमेंट कहाँ होगा, दूसरे सेट में होगा। तो बिल्कुल ट्रू है, ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, एकदम सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है इसने पहले से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, इफ ए इतना बी, दो सेट हमें दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा पहले लिख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू देखा है 1,2, एक ए सेट दिया हुआ 1,2 और बी दिया हुआ है 3,4, 3,4, ओके। तो ये दो सेट हमें दे रखे हैं, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में ये दो सेट हमें दे रखे हैं, और कह रहा है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 5 के बराबर होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि 5 के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। इसने तो कह दिया कि 5 के बराबर है। अब हम भी तो चेक करेंगे कि 5 के बराबर है कि नहीं। अगर हमारा भी 5 के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बिल्कुल क्या है, सही स्टेटमेंट। चेक करते हैं, तो ए क्रॉस, अब बी इंटरसेक्शन 5, कोई भी एक सेट बी है, इसको अगर 5 के साथ इंटरसेक्ट कराएं, ठीक है, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्ट कराएं तो 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, एम्प्टी, क्योंकि इसका एम्प्टी सेट के साथ क्या बनेगा, इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 बनेगा। और ए क्रॉस 5 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये मैंने लिखाया नहीं था, ठीक है। तो ए क्रॉस 5 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर ही होता है, ठीक है। अगर किसी एक सेट को एम्प्टी सेट के साथ अगर हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराएं तो वो कितना आएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो ये बिल्कुल सही बात है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो एकदम ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो इसके आगे एक फिफ्थ क्वेश्चन से आगे को हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। कल ये खत्म भी हो जाएगा, कल ये खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे रिलेशन की, अगले एक्सरसाइज में रिलेशन पढ़ेंगे कि आखिर रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और अगर कुछ भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से दोबारा उसमें डिटेल में वीडियो बना के अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।